हवा के अजब खेल भाग 1। हवा की विशेषताओं को समझना। हवा हूँ, हवा मैं अनोखी हवा हूँ। कभी ठंडी हूँ तो कभी गर्म हूँ, कभी शांत हूँ तो कभी तेज हूँ। मस्तानी हूँ, निडर हूँ, जिधर चाहूँ उधर घूमूं। मैं शहर, गांव या बस्ती, नदी, पहाड़ या खेत, झूलती हूँ मैं, घूमती हूँ मैं। हवा हूँ, हवा मैं अनोखी हवा हूँ। नमस्ते दोस्तों, अपना परिचय तो मैंने आपको इस कविता से दे दिया। हाँ, मैं हर जगह बहने वाली हवा हूँ। मेरा कोई आकार नहीं होता, ना तो कोई रंग या रूप होता है। कभी मैं हल्के हल्के बहती हूँ तो कभी भयंकर आंधी और तूफान बनकर। चलो एक गुब्बारा लो, उसमें हवा भरो। क्या हुआ? गुब्बारे में हवा भर गई ना, और गुब्बारे के अंदर दबाव बढ़ गया है ना। वहीं गुब्बारे के बाहर हवा का दबाव कम है। अब इस गुब्बारे को छोड़ दो। क्यों? गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ गया ना, और सर्र से सारी हवा बाहर निकल गई। आपको इस प्रयोग से क्या पता चला? दोस्तों, आज मकर संक्रांति है। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। आज तो मेरा बहाव पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं। चलिए अपनी अपनी पतंगे निकाल लीजिए। आज हम सब पतंग उड़ाएंगे। बड़ा मजा आएगा। इस कहानी के उद्देश्य हैं क हवा की विशेषताओं को समझना। चलना श्याम, दूसरे गांव से बच्चों की टोलियां आ पहुंची होंगी। तेरी वजह से देर हो जाएगी। ओहो, हमेशा हवा के घोड़े पर सवार होकर आता है। चल चलें, पर बाकी के दोस्त कहाँ हैं? वे सारे मैदान में पहुंचेंगे। आ गए लेट लतीफो। चलो जल्दी से पतंग निकालो। मुझे तो बहुत उत्सुकता हो रही है, पर मैंने पहले कभी पतंग नहीं उड़ाई। वैसे मैं भी पहली बार ही उड़ाऊंगा। आसान ही होगा। बस पतंग को ऊपर की तरफ उछालेंगे और डोर से खींच लेंगे। वो लाल वाली मेरी है। आज देखना, मैं सबको हरा दूंगा। क्यों दोस्तों, क्या इतना आसान होता है हवा में पतंग उड़ाना? आइए देखते हैं। क्यों, पतंग उड़ानी नहीं आती क्या? तुम हमसे नहीं जीत पाओगे। अरे अभी ठहरो, अभी कटेगी तुम्हारी पतंग। अरे श्याम, ये पतंगे उड़ क्यों नहीं रही हैं? दोस्तों, क्या आपको पता है कि रमेश और उसके दोस्तों की पतंग क्यों नहीं उड़ रही? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? चलिए देखते हैं कि ये बच्चे क्या करते हैं। अरे वो देखो राजा भैया, लगता है उनके साइकिल की हवा निकल गई है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलो, वैसे भी इन पतंगों ने तो हमें धोखा दे दिया। अरे राजा भैया, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? अरे रमेश, श्याम, महेश, पतंग उड़ा रहे हो मकर संक्रांति पर? जाओ तुम सब पतंग उड़ाओ। मैं साइकिल के पहिए में हवा भर लूंगा। भैया, वैसे भी हमारी पतंगे नहीं उड़ रही हैं। देखिए ना, बाकी की टोलियां तो कितने मजे कर रही हैं। ठहरो, मैं पहिए में हवा भर लूं, फिर देखते हैं कि ये पतंगे तुम लोगों को इतना परेशान क्यों कर रही हैं। भैया, आप इस पहिए में कितनी हवा भरते हैं? उतनी ही जितनी हवा से पहिया कसा रहे, और पहिए को कसा हुआ रखने के लिए ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। पता है, अगर ज्यादा हवा भर दी तो ट्यूब फट भी सकती है। वो क्यों? एक बार मैंने भी अपने फुटबॉल में ज्यादा हवा भर दी थी। वो तो फूल फूल के फट ही गई। क्यों, तू क्या सो गया था हवा भरते भरते? दोस्तों, क्या आपको इसका जवाब पता है? साइकिल की ट्यूब में हवा भरी होती है। गर्मी के मौसम में ट्यूब के अंदर की हवा गर्म होकर फैल जाती है, परंतु ट्यूब उसके अनुपात में नहीं फैल पाती और फट जाती है, क्योंकि मैं गर्म वातावरण में फैलती हूँ। चलो, हवा तो भर गई, अब तुम्हारी पतंगे उड़ाते हैं। अरे भाई, सबको हराना जो है, चलो शुरू हो जाओ। अरे रमेश, तुम तो हवा के बहाव की उल्टी दिशा में खड़े हो। ऐसे पतंग कैसे उड़ेगी? हवा के बहाव की उल्टी दिशा में? हवा की दिशा से क्या होगा? और हवा तो हर दिशा में बह रही है ना भैया? क्यों दोस्तों, आपका क्या विचार है इस बारे में?
मेरे बहाव की दिशा का कैसे पता लगाएंगे? एक तरीका मैं बताती हूँ। धरती से मुट्ठी भर मिट्टी उठाओ। अब इसे धीरे धीरे वापस नीचे गिराओ। जिस दिशा में मिट्टी उड़ेगी वही मेरी दिशा है। आप ऐसे और तरीके सोचिए जिससे आप मेरे बहाव की दिशा जान सकते हैं। तुम्हें इस दिशा में खड़ा होना चाहिए। आज हवा इस दिशा में बह रही है। अब देखना तुम्हारी पतंग कैसे उड़ेगी। श्याम, लो अब मांझा पकड़ो और छोड़ दो पतंग को हवा में। खींच श्याम, मांझे को ढीला छोड़। अरे रमेश, काट काट, उस टोली की पतंग को काट। सर उड़ी हमारी पतंग। और ये कटी। देखो, हमने उस टोली की पतंग काट दी। अरे वाह, मजा आ गया। क्यों मीना जी, कट गई ना आपकी पतंग? देखा बच्चों, पतंग उड़ाने में मेरी दिशा का पता होना कितना जरूरी होता है। बच्चों के मन पतंग उड़ाने से तो बहुत खुश थे, पर उनके मन में मुझे लेकर अनेक सवाल कुलबुला रहे थे। यह हवा की सही दिशा का पता होना कितना जरूरी है। अगर भैया नहीं बताते तो हम तो आज पतंग उड़ा ही नहीं पाते। अब हमारे वैज्ञानिक रमेश को चैन नहीं आएगा जब तक वो हवा की सारी विशेषताएं नहीं जान लेगा। चलिए बच्चों को थोड़ा सा परेशान करते हैं। मजे में अपनी अपनी साइकिलों पर सवार होकर मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। मैं अपनी गति बढ़ा देती हूँ। देखते हैं कि मेरी गति के बढ़ने से क्या होता है। अरे अरे, ये हवा अचानक तेज कैसे हो गई? मुझे साइकिल चलाने में परेशानी हो रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैं आगे जाना चाहता हूँ और ये हवा अपनी तेज गति से मुझे पीछे धकेल रही है। लगता है कि हवा की दिशा का साइकिल चलाने पर भी असर होता है। श्याम, महेश, चलो ना हम प्रोफेसर सर के पास चलें। वे अजब अजब प्रयोग करते रहते हैं। वे हमें हवा की विशेषताओं के बारे में बता सकेंगे। हवा हवा ओ हवा, रमेश को बता दे अपने बारे में सारी जानकारी उसे दे दे, नहीं तो उसे नींद नहीं आएगी, हमें परेशान करेगा। उसको बता दे, अपने बारे में बता दे। कितने नटखट हैं ये बच्चे। इन सभी को मेरे बारे में जानने की जिज्ञासा भी हो रही है। देखते हैं कि प्रोफेसर इन्हें क्या बताते हैं। सुना है वे बड़े ही होशियार हैं। चलिए तब तक आप सब ये आसान सा प्रयोग करिए। एक गिलास में पानी भर लीजिए, एक चौकोर गत्ते का टुकड़ा लीजिए। अब उसको पानी के गिलास पर रख दीजिए। देखिए ऐसे हथेली से हल्के से दबाइए और अब ध्यान से गिलास को पलट दीजिए। क्या हुआ? जादू हो गया ना? गत्ता तो चिपक गया, न पानी गिरा और न गिलास। सोचिए ऐसा क्यों हुआ? चलिए मैं आपको एक संकेत देकर जाती हूँ। इसका संपर्क मेरे यानी कि हवा के दबाव से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे इसका जवाब अगले वीडियो में पूछूंगी। फिर मिलेंगे दोस्तों। हवा के अजब खेल भाग 2। तुम ना बुलाओ तो भी मैं आऊंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, ना भाड़ा ना किराया दूंगी, पकड़ना मुझको तुम पाओगे, मेरे बिन न तुम रह पाओगे। बताओ बताओ मैं कौन हूँ? हाँ दोस्तों, मैं हवा हूँ। गर्मी में गर्म हवाओं के बाद नमी लिए हवाएं तो आपको जरूर याद होंगी, और सर्दियों की रातों की वही हवा आपकी हड्डियों तक में कपकपी पैदा कर देती है। अगर मैं हल्के हल्के बहती हूँ तो आप सब बड़े मजे में पतंग उड़ा सकते हैं, नाव में घूमने जा सकते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी आनंद में रहते हैं। परंतु अगर मेरा मूड बिगड़ जाए तो मैं आंधी और तूफान बनकर आकाश को धूल मिट्टी से भर देती हूँ, यहाँ तक कि मैं बड़े बड़े पेड़ भी उखाड़ देती हूँ। अरे घबराइए मत, मेरा मूड बिल्कुल अच्छा है। आपको याद है पिछले वीडियो में हमने एक प्रयोग किया था। हमने एक गिलास में पानी भरा था, फिर एक चौकोर गत्ते के टुकड़े को उसके ऊपर रखा था, फिर हमने पानी से भरे गिलास को उल्टा कर दिया था। याद आया? फिर क्या हुआ था? वह पानी गिरा नहीं। आपने पता लगाया
कि ऐसा क्यों हुआ? हमने इस प्रयोग से यह समझा कि मैं यानी हवा हर तरफ से दबाव डालती है, ऊपर की तरफ से भी। रमेश, श्याम और महेश पतंग उड़ाने के बाद अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रोफेसर सर के घर आ पहुंचे हैं। देखिए तो, प्रोफेसर सर का घर किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला से कम नहीं लग रहा। हर जगह कोई ना कोई प्रयोग चल रहा है। आइए चलते हैं वहाँ, देखते हैं कि बच्चे क्या सीखते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं हवा के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। देखो तो जरा, कितना मजेदार और दिलचस्प घर है प्रोफेसर सर का। वो देखो, बोतलें, अलग अलग आकार की शीशियाँ, रंग बिरंगा पानी और कितनी सारी किताबें। अरे, लगता है आज किसी का जन्मदिन है। कितने सारे गुब्बारे फुला कर रखे हैं। अरे हाँ, चलो प्रोफेसर सर से ही पूछते हैं। नमस्ते प्रोफेसर सर। लगता है वे व्यस्त हैं। मैं एक गुब्बारा फोड़ता हूँ। अरे शैतान! कौन है? हम हैं सर। वो आज पतंगे उड़ाते समय हम सबको हवा की दिशा के महत्व के बारे में कई बातों का पता चला, पर हम सबके मन में हवा की विशेषताओं के बारे में कई सवाल थे। तो हमने सोचा कि आपसे बेहतर हमें कौन समझा पाएगा। बच्चों, हवा दिखती तो नहीं है, पर उसके गुण हमें दिखते हैं। यानी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हवा के कई गुणों को देख सकते हैं, पर तुम सबको इन गुणों का स्वयं निरीक्षण करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं प्रोफेसर। जब तक आप कोई प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक मेरे बारे में समझ नहीं पाएंगे। देखते हैं कि बच्चे मेरे बारे में क्या समझते हैं। आप भी ध्यान से देखिएगा। प्रोफेसर सर, क्या आज किसी का जन्मदिन है? यहाँ इतने सारे फूले हुए गुब्बारे रखे हुए हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने अपने एक प्रयोग के लिए इन गुब्बारों को फुलाया था। लो, तुम भी कोशिश करो। ये लो, मैंने तो 4-5 गुब्बारे फुला लिए। तभी तो हाँफ रहा है। ठहर, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। अरे इधर आओ, देखो प्रोफेसर सर क्या कर रहे हैं। वे सोडा के डिब्बे को क्यों गर्म कर रहे हैं? देखो, अब वे उसे उस पकड़ की मदद से उठा रहे हैं। पानी में डालते ही उस डब्बे का तो आकार ही बिगड़ गया। कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ये क्या हुआ? क्यों दोस्तों, मजेदार प्रयोग था ना? कुछ समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ? वही जो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे आसपास की हर चीज पर, यहाँ तक कि धरती पर भी दबाव डालती है। यानी कि मेरा या हवा का दबाव। ठहरो, मैं समझाती हूँ। जब उस डिब्बे को प्रोफेसर ने पानी में डाला, तो डब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में परिवर्तित हो जाती है और डब्बे के अंदर वायु की मात्रा कम हो जाती है। डब्बे के भीतर वायु का दबाव डब्बे के बाहर की वायु के दबाव से कम हो जाता है और इस दाब के अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा या वायु दबाव डालती है। चलो, मैं प्रोफेसर सर का चश्मा पहन लेता हूँ। रमेश बेटा, क्या कुछ समझ आया हवा के दबाव के बारे में? आओ, एक और प्रयोग करते हैं। तू तो सही में प्रोफेसर जैसा ही लग रहा है, बस मूंछों की कमी है और थोड़ी समझ की। अच्छा प्रोफेसर रमेश, देखो प्रोफेसर सर कुछ और कर रहे हैं। यह एक दिन में कितने प्रयोग करते होंगे? अरे देखो, उन्होंने उस गिलास में एक कागज का छोटा सा टुकड़ा डाला है। चलो देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अब वे उस कागज के टुकड़े को जला रहे हैं। अरे देखो, वे उस गुब्बारे को उस गिलास के ऊपर रख रहे हैं। मुझे लगता है कि गुब्बारा फट जाएगा। डरपोक है क्या? अरे देखो तो जरा, गुब्बारा तो धीरे धीरे उस गिलास के अंदर खींचा जा रहा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा।
ये देखो, जब मैं इस गुब्बारे को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वह तो जैसे इस गिलास पर चिपक गया है। क्यों दोस्तों, है ना मेरे गुण कितने निराले? कुछ समझ आया आप सबको इस प्रयोग से? मेरा बहाव हमेशा अधिक दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की तरफ होता है। तो जब गिलास में कागज के टुकड़े को आग लगाई तो वहाँ हवा का दबाव कम हो गया और गुब्बारे के आसपास हवा का दबाव बढ़ गया। इसीलिए गुब्बारा गिलास के अंदर खींचा चला गया। प्रोफेसर सर, हमने आपको प्रयोग करते देख हवा के गुणों के बारे में कुछ बातें तो समझी हैं। जैसे हवा अपने आसपास की सब वस्तुओं पर दबाव डालती है। हवा हमेशा ज्यादा दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की तरफ बहती है। अरे वाह, बड़े होशियार हो तुम तो। पर सोचना बंद मत करना, हवा तो हर जगह है। इसीलिए तुम बहुत ध्यान से हवा का निरीक्षण करते रहो। हवा के गुणों के बारे में बहुत से राज हमारे आसपास ही छिपे हुए हैं। आज हवा की गति बहुत तेज होने की आशंका है। पास के तटीय क्षेत्रों में हवा के कम दबाव के कारण तूफान आने की संभावना है। चलो दोस्तों, अब घर चलते हैं। मैं तूफान में फंसना नहीं चाहता। हाँ दोस्तों, आज मेरी गति बहुत तेज होने वाली है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में वहाँ का वायु दाब कम हो जाता है। इसकी वजह से पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। चलिए आप भी बाहर झांक लीजिए, कहीं आंधी तो नहीं आने वाली। मेरा रुख कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। चलिए अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। हवा के झोंके भाग 3। वो चली चली रे हवा, उड़ा ले गई राजू की टोपी। अरे भागे दादाजी अपने अखबार के पीछे। पेड़ों को तो देखो, मानो झूल झूल के गीत गा रहे हों। पक्षी भी तो यहाँ वहाँ हवा में उड़े जा रहे हैं। क्या कहना हवा का, अपनी चाल पर सबको है नचाती। कभी दाएं चलती तो कभी बाएं। मौसम भी देख हैरान हो जाता, कभी गर्म तो कभी ठंडा हो जाता। क्यों दोस्तों, कैसी है आज हवा की चाल? मैंने सुना है कि हवा का मौसम की भविष्यवाणी, हवाई जहाज और समुद्री जहाजों की आवाजाही पर, पेड़ पौधों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जरा सोचिए कि तेज हवा चल रही है और आपको किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, पर हवा की तेज रफ्तार और साए साए की आवाज सुनकर आप सोच में पड़ जाते हैं कि जाएं या जाना कैंसिल कर दें। है ना, ऐसा होता है ना हम सबके साथ। पर ये हवा कैसे चलती है, उसके झोंके कैसे बनते हैं, हवा अपनी दिशा कैसे परिवर्तित करती है? दोस्तों, मेरे मन में तो कई सारे प्रश्न हैं। आपके मन में भी जरूर ऐसे ही कई प्रश्न होंगे। तो चलिए पहन लीजिए अपनी सोचने की टोपी। चलते हैं हम अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने, पर जरा संभल के, कहीं आपकी टोपी हवा ना उड़ा ले जाए। इस वीडियो के उद्देश्य हैं समझना कि हवा की चाल किन कारणों से प्रभावित होती है। दोस्तों, ये मानव और रिंकू का घर है। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। सारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे इनके घर इकट्ठा होकर टीवी पर भारत और श्रीलंका का क्रिकेट मैच देख रहे हैं। आइए हम भी चलकर देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आज तो भारत ही मैच जीतेगा। बस 10 रन और बनाने हैं, फिर हम जीत जाएंगे। हमारी टीम ही इतनी बढ़िया है। चलो ना, अब तो जीत ही गए। अब मुझे फिल्म देखनी है। बदलो ना चैनल। ओहो, लाइट चली गई। अब कैसे पता चलेगा कि मैच जीते या नहीं? ओहो,
इस लाइट को भी अभी जाना था, अब पता नहीं कब वापस आएगी। चलो हम सब चलते हैं। हाँ, 2-3 घंटे तो गए काम से। अरे मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई टॉर्च या मोमबत्ती लाओ ना। ठहरो, मैं लाता हूँ। माँ, माँ, कहाँ है आप? टॉर्च कहाँ पड़ी है? मानव बेटा, कमरे में है। ठहरो, मैं ला कर देती हूँ। यह देखो, दीवार पर क्या है? अरे देखो, टॉर्च की रोशनी वहाँ उस ग्लोब पर पड़ रही है। अरे हाँ, सोचो कि यह टॉर्च सूरज है और यह ग्लोब धरती। हाँ सच में, अच्छा सुझाव है। सूरज की रोशनी भी ऐसे ही धरती तक पहुँचती है। बच्चों, ये लो मोमबत्ती लगा लो। लगता है बिजली को वापस आने में देर लगेगी। क्यों ना हम इस मोमबत्ती को सूरज बना लें और रिंकू तुम इस ग्लोब को घुमाओ जैसे धरती अपनी धुरी पर घूमती है। यह देखो, यह भूमध्य रेखा इक्वेटर है। यहाँ सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और अन्य भागों पर तिरछी पड़ती है। यानी कि जहाँ सूरज की रोशनी सीधी आती है वहाँ ज्यादा गर्मी होती है। धरती का आकार भी तो इस ग्लोब की तरह गोल है, इसीलिए हर जगह सूरज की रोशनी बराबर नहीं पड़ती। हाँ, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर तो बहुत ठंड रहती है। दोस्तों, बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे हैं। धरती पर जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, वह भाग ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन दूसरे हिस्से उसकी तुलना में कुछ कम गर्म होते हैं, या कहें कि कुछ ठंडे रह जाते हैं। जब हम इस ग्लोब को धरती की तरह अपनी धुरी पर घुमाते हैं और मोमबत्ती सूरज के जैसे एक ही जगह पर लगी हुई है, तब। हाँ, बिल्कुल सूरज की तरह। हाँ, और इसकी वजह से धरती के वे स्थान जो सूरज की तरफ होते हैं, वहाँ दिन होता है और बाकी जगहों पर रात होती है। तो क्या इन सब बातों से हवा की चाल प्रभावित होती है? दोस्तों, कितना अच्छा सवाल पूछा है रिंकू ने। आपको क्या लगता है कि हवा पर इन सब बातों का प्रभाव पड़ता होगा? देखो, हवा के बारे में बातें करने से ही मोमबत्ती बुझ गई। चलो छत पर चलते हैं। टॉर्च जरूर ले लेना, सीढ़ियों पर अंधेरा होगा। डरपोक है क्या तू? नहीं, मैं नहीं डरता। अरे वाह, कितनी चांदनी रात है। देखो, कितने सारे तारे टिमटिमा रहे हैं। चलो आज छत पर ही सो जाते हैं। शालू चाची, आप छत की जमीन पर पानी क्यों डाल रही हैं? मानव, दिन भर में तपती धूप की वजह से जमीन बहुत गर्म हो जाती है। पानी डालने से जमीन ठंडी हो जाती है। इसकी वजह से छत पर सोना आरामदायक हो जाएगा। देखो, जहाँ चाची पानी डाल रही हैं, वहाँ से कितनी गर्म हवा निकल रही है। यानी कि धूप के कारण जमीन कितनी गर्म हो गई होगी। ओह, तो इसका मतलब है कि धरती पर जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ की जमीन और हवा बहुत गर्म हो जाती है। हाँ, अभी जैसे हमने नीचे मोमबत्ती और ग्लोब की सहायता से देखा था। तभी यहाँ की हवा भी कितनी गर्म है, पर पानी डालने की वजह से हवा कुछ देर के लिए ठंडी महसूस हो रही है ना? हाँ, और इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा के पास वाली जगहों पर तो हवा बहुत ही गर्म होती होगी। मुझे तो पता लगाना है कि हवा कैसे गर्म और फिर ठंडी होती है, कैसे उसका आना जाना चलता रहता है। दोस्तों, लगता है बच्चे हवा की चाल के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप भी उनकी तरह समझना चाहते हैं? अच्छा,
तो तापमान बढ़ने से गर्म जगहों पर हवा फैलने लगती है और उसका घनत्व भी कम हो जाता है। गर्म हवा ठंडी हवा के मुकाबले हल्की होती है, इसलिए वह ऊपर की तरफ उठने लगती है। इस स्थिति में ऐसे स्थानों की वायु का दबाव कम हो जाता है। ये खाली स्थान भरने के लिए अधिक दबाव वाली ठंडी हवा ठंडे स्थानों से आने लगती है। गर्म वातावरण में आने से कुछ समय बाद ये हवा भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। बस तापमान में आए इस बदलाव के कारण ही हवा का ये आना जाना लगा रहता है, जिसे हम हवा का चलना या बहना कहते हैं। अरे देखो, लगता है लाइट आ गई। चलो देखते हैं कि मैच में क्या हुआ। अरे मैं तो सो रही हूँ, कल सुबह सुबह सैर पर चलेंगे। शुभ रात्रि। दोस्तों, बच्चों ने आज कई मजेदार सवाल पूछे। चलिए कल सुबह उनके साथ सैर पर चलेंगे। वाह, खुली हवा में सोने में बहुत मजा आया, है ना? मुझे तो रात भर मच्छरों ने बहुत काटा। चलो अब जल्दी से सैर पर चलते हैं, नहीं तो तेज धूप हो जाएगी। गर्मी के दिनों में सुबह की हवा भी गर्म ही होती है। चलो कुछ देर के लिए वहाँ उस रेत के टीले पर बैठ जाते हैं। गर्म हवा चल रही है। ठंडी हवा के झोंकों की बात ही अलग होती है। चलो कहीं और चलते हैं। अब तो इस रेत पर बैठा नहीं जा रहा, कितनी गर्म हो गई है। चलो उधर तालाब के पास चलते हैं, वहाँ कुछ ठंडी हवा होगी। सही में यहाँ तो कुछ ठंडक है। लगता है कि जमीन पानी के मुकाबले जल्दी गर्म होती है। मानव, तुझे याद है जब हम पिछली गर्मी की छुट्टियों में मुंबई गए थे? समुद्र के पास की हवा भी तो कितनी सुहावनी लगती थी। पर यह चक्कर क्या है? कभी जमीन जल्दी गर्म होती है और कभी पानी, और इन दोनों के इस आपस के गर्म और ठंडे होने के बीच में हवा के गर्म और ठंडे होने पर असर पड़ता है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों दोस्तों, क्या आप भी इन हवा की चालों में फंस गए हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है? चलिए एक साधारण सा प्रयोग करते हैं। 2 कटोरे लीजिए, एक में पानी भर दीजिए और दूसरे में रेत। अब इन दोनों को बाहर धूप में कुछ घंटों के लिए रख दीजिए। अब रेत और पानी को छूकर देखिए, क्या निष्कर्ष निकला? अब इन्हीं दोनों कटोरों को रात के समय कुछ घंटों के लिए घर के अंदर रख दीजिए और फिर से दोनों को छूकर देखिए। आप देखेंगे कि पानी रेत की तुलना में देर से गर्म होता है। बिल्कुल ऐसा ही धरती पर होता है। समुद्र के नजदीक भी ऐसा ही होता है, क्योंकि पानी जमीन की तुलना में देर से ठंडा या गर्म होता है। समुद्र के पास वाली जगहों में दिन के समय सूरज की गर्मी से जमीन गर्म हो जाती है, जिससे हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और उसकी जगह लेने के लिए समुद्र के पानी के संपर्क से ठंडी हवा जमीन की तरफ आने लगती है। अब बस कुछ दिनों में बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर तो सब तरफ ठंडी हवाएं बहने लगेंगी। इसीलिए मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पानी में कागज की नाव चलाने में बहुत मजा आता है और मुझे तो पानी में कूदने में भी बहुत मजा आता है। हाँ, और इसी वजह से तू माँ से डांट भी खाता है। अरे देखो, अचानक से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। चलो घर चलते हैं और दादाजी से इस बदलती हवा के बारे में अपने सारे सवालों के जवाब पूछेंगे। दोस्तों, धरती पर अलग अलग किस्म की हवाएं बहती हैं, जैसे मॉनसून हवाएं, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं आदि। तापमान के अलावा भौगोलिक स्थिति, धरती के अपनी धुरी पर घूमने आदि से भी हवा की चाल प्रभावित होती है। आप सब भी हवा की चाल के बारे में दी गई जानकारी पर और खोजबीन करना। जल्द मिलेंगे दोस्तों।
कैसे आता है तूफान, भाग 4। नमस्ते दोस्तों, आखिरकार बारिश का मौसम आ ही गया। मेरी बदलती दिशा, बदलता दाब, तापमान में बदलाव और भी कई कारणों से बारिश का ये सुहाना मौसम आता है। दोस्तों, बारिश किसी अच्छी नहीं लगती, है ना? हर जगह हरियाली छा जाती है। गर्मी के बाद ठंडी हवाएं कितनी राहत देती हैं। किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार करते हैं। बारिश के इस मौसम को मॉनसून भी कहते हैं। क्या आपको पता है कि मॉनसून कैसे आता है? और कभी-कभी मेरी गति बहुत तेज होने की वजह से तूफान भी आते हैं। क्या आपको इन तूफानों के बारे में पता है? आइए इस वीडियो की मदद से हम इन सवालों के उत्तर ढूंढते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं समझना कि मॉनसून और तूफान क्या होते हैं। आज तो बारिश की वजह से स्कूल से छुट्टी मिल गई। चलो बहुत सारी मस्ती करेंगे। बारिश में भीगेंगे, नाव चलाएंगे, गरम गरम पकोड़े खाएंगे। कितने काले बादल छा गए हैं। लगता है छाता निकालना ही पड़ेगा, बारिश बहुत तेज है। वह देखो, रामू काका और उनके साथ सारे किसान कैसे नाच रहे हैं अपने खेत में। हाँ, वह साल भर बारिश की प्रतीक्षा जो करते हैं। देखो तो मौसम भी कैसे बदलता है। कल तक गर्मी थी और आज तेज बारिश हो रही है। प्रकृति के भी कैसे कैसे चमत्कार हैं। गर्मी के बाद मॉनसून आता है। हाँ, लेकिन कितनी विचित्र सी बात है कि हर साल ठीक जून में मॉनसून हमारे देश में प्रवेश करता है। तुम्हारी तरह लेट लतीफ नहीं है। पर सोचने वाली बात तो है कि हर साल ठीक समय पर मॉनसून केरल के तटीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। दोस्तों, चलिए मैं आपको मॉनसून के बारे में समझाती हूँ। स्थल से हवा का समुद्र में जाना और समुद्र से स्थल की ओर आना, यह एक प्राकृतिक घटना है। जब स्थल से समुद्र की ओर हवा का बहाव होता है, उस समय वह शुष्क होती है। लेकिन जब सागर से हवा स्थल की तरफ जाती है, तो वह गर्म होती है और वह वायु सागर की ओर जाकर ठंडी हो जाती है। ठंडी होने पर वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है और जब यह स्थल की तरफ आती है तो दोबारा से गर्म हो जाती है। गर्म होने पर जल वाष्प वर्षा के रूप में गिरता है। यह पूरी प्रक्रिया ही मॉनसून का आना और जाना कहलाता है। कितने काले काले बादल छा गए हैं और बिजली भी कड़क रही है। मुझे तो बिजली की आवाज से बहुत डर लगता है। किसी दिन गिर गई तो? अरे डरपोक है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। जब दो पानी से भरे बादल टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है और इसी की वजह से बिजली चमकती है और हमें आवाज सुनाई देती है। हाँ दोस्तों, मीना कुछ हद तक सही कह रही है। बादलों के अंदर पानी के कण तेजी से घूमते हैं और आपस में टकराते हैं, तब बिजली पैदा होती है। मैं पूरी भीग गई हूँ। अगर अब जुकाम हो गया तो माँ से बहुत डांट पड़ेगी। मैं तो घर जा रही हूँ। अगर बारिश रुक गई तो शाम को मिलेंगे। पिंकी, खेलने आ रही हो क्या? बारिश रुक गई है। हाँ, आ रही हूँ। चलो नाव बनाते हैं। इन गड्ढों में पानी भर गया है। नाव चलाने में मजा आएगा। अरे यह देखो, ये पत्तियां कैसे अजीब से गोल आकार में उड़ रही हैं, जैसे कोई कीप हो। और देखो, मिट्टी भी साथ साथ उसी गोल से आकार में उड़ रही है। हाँ सच में, देखो फिर से बादल छा रहे हैं। लगता है तेज बारिश होने वाली है। हाँ, हवा भी तेज हो गई है। लगता है आंधी आने वाली है। बच्चों, चलो अंदर आ जाओ। लगता है तेज आंधी आने वाली है।
चलो अंदर चलते हैं, मिट्टी मेरी आंखों में जा रही है। पिंकी, थोड़ा पानी दे दो, प्यास लग रही है। अरे श्याम, ध्यान से, ऐसा ना हो कि पानी की बोतल टूट जाए, फिर माँ बहुत गुस्सा होंगी। देखो, जब मैं इस बोतल में पानी को हिलाता हूँ और फिर उल्टा करता हूँ तो पानी कैसे एक भंवर जैसे नीचे आ रहा है। दिखाओ, मैं भी करके देखती हूँ। हाँ, सच में ये तो उन पत्तियों जैसी ही एक कीप के आकार में गिर रहा है, जो हमने अभी कुछ देर पहले बाहर देखी थी। वह भी ऐसे ही गोल गोल उड़ रही थी। हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसी ही एक तस्वीर विज्ञान की एक किताब में देखी थी। वह चक्रवात की तस्वीर थी। चक्रवात, वह क्या होता है? मैंने पढ़ा था कि चक्रवात एक बहुत भयंकर तूफान होता है। हाँ दोस्तों, चक्रवात एक तरह का तूफान होता है। कभी कभी तापमान अधिक होने के कारण गर्म वायु ऊपर की तरफ बहुत तेजी से जाती है, जिससे उस स्थान पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। वायु इस स्थान को भरने के लिए तेजी से आती है, जिससे वायु की गति बहुत ही तेज हो जाती है। पृथ्वी की गति के कारण यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगती है। इस प्रकार वायु निम्न दाब के केंद्र बिंदु, जिसे चक्रवात की आई या आंख कहते हैं, उसके चारों ओर तेजी से चक्कर लगाने लगती है। आई या आंख में सबसे कम वायु दाब होता है। इस केंद्र बिंदु से हवा ऊपर की तरफ जाती है। इस प्रकार चक्रवात बनते हैं। बच्चों सुनो, रेडियो पर बता रहे हैं कि हमारे देश के पूर्वी राज्य उड़ीसा में चक्रवात आने की संभावना है। दादाजी, क्या यह चक्रवात किसी और तूफान की तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ श्याम, एक आम तूफान और चक्रवात में काफी अंतर होता है। चक्रवात में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत भारी वर्षा होती है, और क्योंकि यह ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में आते हैं, इसीलिए समुद्र की लहरें भी बहुत ऊपर तक उठती हैं, और इन्हीं सब कारणों से जान और माल का बहुत नुकसान होता है। चक्रवाती तूफान में तेज हवाएं चलती हैं। इससे मार्ग में पड़ने वाले सभी पेड़ पौधे, घर, बिजली के खंभे इत्यादि चीजों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। चक्रवाती तूफान के साथ समुद्र का पानी भी आता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। सुनो बच्चों, रेडियो पर बता रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान आता है, वहां के लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए? इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। संपर्क में रहने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन को पूरे चार्ज पर रखना चाहिए। मौसम की जानकारी के लिए आपको लगातार टीवी और रेडियो के संपर्क में रहना चाहिए। तूफान आने से पहले ही जरूरत वाली चीजों को एक प्लास्टिक बैग में रखना चाहिए। आपको एक इमरजेंसी किट को तैयार करना है। इस किट में सुरक्षित रहने का सामान होना आवश्यक है। पीने का पानी भर कर रखें। छोटे बच्चों की जरूरत की चीजों जैसे खाना और दवा को सदैव अपने साथ रखें। तूफान आने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लगता है कि बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी उड़ीसा के लोगों को। इसका मतलब है कि वर्षा हमेशा सुखदायी नहीं होती। वह कभी-कभी अपने साथ अनेक समस्याएं भी लाती है। मुझे तो लगता है कि हमें चक्रवात से जुड़ी और जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और आसपास के लोगों को भी चक्रवात से बचने की सुरक्षा जानकारी बतानी चाहिए। हाँ दोस्तों, तूफान जैसे कि चक्रवात, टॉर्नेडो, टाइफून, हरिकेन बहुत खतरनाक तूफान होते हैं।
परंतु आजकल के उपग्रहों तथा रडार जैसे उन्नत तरीकों की मदद से इन तूफानों का पूर्वानुमान लग जाता है और आम जनता को आगाह कर दिया जाता है। आशा करते हैं कि आप सब भी अपने आसपास के लोगों को इनके बारे में जानकारी देंगे। किसी भी तूफान या चक्रवात के आने से पहले एक सुरक्षा योजना का होना बहुत आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। जल्द मिलेंगे।